देखिए मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है, जब किसी बेस क्लास में, जैसे बेस क्लास है एग्जीक्यूटिव, इस बेस क्लास में एक फंक्शन है कैल अलाउंसेस, मान लो ये कुछ कैलकुलेट कर रहा है, ठीक है, और ये एक क्लास है ऑफिसर जो इस एग्जीक्यूटिव क्लास को इनहेरिट कर रही है। ये बेस क्लास है एग्जीक्यूटिव, उसके अंदर 2-3 फंक्शन है, ये ऑफिसर क्लास एग्जीक्यूटिव क्लास को इनहेरिट कर रही है। अब अगर ये फंक्शन जो कैल अलाउंसेस है जो बेस क्लास में है, अगर उसको रीडिफाइन कर दिया जाए डिराइव क्लास में, तो इसको मेथड ओवरराइडिंग कहते हैं। यानी बेस क्लास का ही मेथड अगर डिराइव क्लास में रीडिफाइन किया जाए तो उसको मेथड ओवरराइडिंग कहते हैं। अब इसे होगा क्या, होगा ये कि जब भी आप ऑफिसर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे और इस कैल अलाउंसेस फंक्शन को कॉल करोगे, तो ये कैल अलाउंसेस कभी भी बेस क्लास का रन नहीं होगा, हमेशा ये कौन सा रन होगा, डिराइव क्लास वाला ही। यानी इस फंक्शन ने ओवरराइड कर लिया, डोमिनेट कर लिया बेस क्लास के इस फंक्शन को, कैल अलाउंसेस को। अब इस मेथड ओवरराइडिंग का कंसेप्ट क्या है, अपन स्टेप बाय स्टेप करेंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ये हमारा 20वां लेक्चर है पाइथन का। इसमें हम सीखेंगे कि मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है। ओवरराइडिंग का मतलब डोमिनेट करना। जैसे ये है सिंपल इनहेरिटेंस, है ना, मान लो ये क्लास ए है और ये क्लास बी ए क्लास को इनहेरिट कर रही है ना, ये बेस क्लास है और ये डिराइव क्लास है ना। अब मान लीजिए ए क्लास के अंदर कोई फंक्शन है, मान लीजिए एरिया, अगर इस बी क्लास में भी जो इनहेरिट करिए ए क्लास को, अगर इसके अंदर भी हम एरिया नाम का फंक्शन बना दें सेम टाइप एंड सिग्नेचर वाला। देखिए टाइप और सिग्नेचर का मतलब है सेम नंबर ऑफ पैरामीटर्स और पैरामीटर्स का टाइप भी सेम हो। यानी अगर एरिया नाम का फंक्शन ए में है और बी क्लास जो इनहेरिट करी ए क्लास को, उसमें भी सेम टू सेम फंक्शन अगर डिफाइन कर दिया जाए तो इसको मेथड ओवरराइडिंग कहते हैं। ओवरराइडिंग क्यों, देखिए जब भी बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा और वो एरिया नाम का फंक्शन कॉल किया जाएगा, अब बी क्लास का ऑब्जेक्ट है वो ए को भी इनहेरिट कर रहा है, तो बी क्लास के ऑब्जेक्ट को एरिया के 2 कॉपीज मिल रही हैं, एक तो बेस क्लास का एरिया फंक्शन और बी क्लास का भी एरिया फंक्शन। कौन सा रन होगा, ऑब्वियसली बी क्लास वाला ही। तो यानी हम ये कहते हैं कि बी क्लास का जो एरिया फंक्शन है उसने डोमिनेट कर लिया ए क्लास के एरिया फंक्शन को, या टेक्निकल भाषा में कि बी क्लास के एरिया फंक्शन ने ओवरराइड कर दिया ए क्लास के एरिया फंक्शन को। यानी ए क्लास का यानी बेस क्लास का वो फंक्शन कभी रन नहीं होगा। देखिए अपन इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। ये देखो मैंने एक प्रोग्राम बनाया है आपके लिए, अब गौर से देखिए। ये एक रेक्ट क्लास है, इसके अंदर 2 फंक्शन है, एक सेट रेक्ट है जो वैल्यू असाइन कर रहा है एट्रीब्यूट्स को, vel1 और vel2 को, इसके अंदर फंक्शन है एरिया, ठीक है। अब ये क्लास ट्रायंगल है जो इनहेरिट करी किस क्लास को, रेक्ट क्लास को, है ना। अब अगर हम ट्रायंगल क्लास के अंदर दूसरे फंक्शन बनाते हैं दूसरे नाम से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर इस ट्रायंगल क्लास में आपने कोई भी ऐसा फंक्शन बनाया जो एग्जैक्टली सेम है बेस क्लास जैसा, वो मेथड ओवरराइड हो गया, है ना। देखिए इसके अंदर भी एक फंक्शन सेट टीआरजी, ठीक है, और एक फंक्शन एरिया। सेट टीआरजी तो इसमें है नहीं, लेकिन एरिया फंक्शन दोनों में सेम है। अच्छा, यहां पे टाइप सिग्नेचर का मतलब है जितने पैरामीटर्स यहां हैं उतने पैरामीटर्स यहां पे भी होनी चाहिए, और अगर कोई पैरामीटर्स होता तो उनका डेटा टाइप भी सेम होना पड़ेगा अगर मेथड ओवरराइडिंग कहलाना है तो क्या मैं ये कहता हूं कि इस एरिया फंक्शन ने, यानी डिराइव क्लास के एरिया फंक्शन ने बेस क्लास के एरिया फंक्शन को ओवरराइड कर दिया? बिल्कुल। तो क्या ये बेस क्लास का एरिया फंक्शन कभी रन नहीं होगा? बिल्कुल रन नहीं होगा अगर ऑब्जेक्ट इस डिराइव क्लास का ही है तो। देखिए अपन यहां समझते हैं, रेक्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया रेक्ट ओबीजे, सेट रेक्ट फंक्शन कॉल करो किसका, रेक्ट क्लास का, साथ में 10 और 20 2 आर्ग्यूमेंट लेके जाओ, ये 10 और 20 एक्स और वाई पैरामीटर को असाइन हो जाएंगे। तो ये जो वैल्यूज एक्स और वाई पैरामीटर्स को असाइन हुई है वहां से वो vel1 और vel2 एट्रीब्यूट्स को असाइन हो जाएगा। ये vel1 और vel2 इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स हैं किस क्लास के, रेक्ट ओबीजे क्लास के, ठीक है। एरिया और रेक्टेंगल कॉल करो एरिया फंक्शन किसका, रेक्ट क्लास का, तो कर्सर यहां आएगा vel1 इंटू vel2, यानी ये 10 इंटू 20 200 आ जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं थी क्योंकि ऑब्जेक्ट भी रेक्ट क्लास का है, ओवरराइडिंग का यहां कंसेप्ट ही नहीं है। ओवरराइडिंग हमेशा इनहेरिटेंस में होती है, तो ओवरराइडिंग का असर देखना है तो इसको चीज को देखिए। आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया टीआरजी ओबीजे किस क्लास का, ट्रायंगल क्लास का, तो ऑब्वियसली कंपाइलर आएगा और मान लेगा कि रेक्ट क्लास के दोनों फंक्शन इसको मिल गए टीआरजी ओबीजे को, और ये 2 फंक्शन भी टीआरजी ओबीजे को मिल गए एक्सेस करने को। कंपाइलर नोट करेगा कि एरिया ना तो सेम है, तो समझ जाएगा कि इसको ओवररन नहीं करना, ठीक है, इस फंक्शन को ओवरराइड करना है इससे, ठीक है जी। अब आपने सेट टीआरजी फंक्शन कॉल किया, ठीक है, 7 और 9 लेके जाओ, ये वैल्यू 7 और 9 ये जाके इस एक्स एंड वाई पैरामीटर को असाइन हो जाएंगी। अब हम कह रहे हैं कि आप सेट रेक्ट फंक्शन कॉल करो सुपर क्लास का। ऑब्वियसली सुपर क्लास जो है जिसको इनहेरिट किया जा रहा है उसको बेस क्लास भी कहते हैं। तो अब देखो, यानी कर्सर यहां से सेट रेक्ट फंक्शन पे जाएगा और ये जो वैल्यूज है 7 और 9
वो यहां से इस XY पैरामीटर से होते हुए val1 और val2 एट्रीब्यूट्स को असाइन हो जाएंगे। ये val1 और val2 की वैल्यू 7 और 9 हो जाएगी। ये val1 और val2 इंस्टेंस एट्रीब्यूट है किस इंस्टेंस के, किस ऑब्जेक्ट के, इस TRG OBJ के। ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप बेस क्लास के किसी मेथड को कॉल कर सकते हैं। उसके दो तरीके हैं, या तो आप बेस क्लास का नाम लिखकर और फंक्शन का नाम लिख दो, या फिर सुपर लिखकर और फंक्शन का नाम लिख दो। ठीक है, बस एक शर्त है, जब आप क्लास का नाम लिखकर फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो सेल्फ लिखना जरूरी है। अगर आप सुपर लिखकर सुपर क्लास के किसी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो सेल्फ लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप लिखेंगे तो एरर आएगा। ठीक है, तो val1 और val2 की वैल्यू 7 और 9 हो चुकी है। कर्सर यहां आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज और TRG OBJ का एरिया फंक्शन कॉल करो तो कर्सर यहां आएगा, हाफ इंटू val1 और val2। val1 और val2 है 7 और 9, तो हाफ इंटू 7 इंटू 9 का जो रिजल्ट होगा वो यहां डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल भी निकाल रहे हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी निकाल रहे हैं। इसको मैं कॉपी कर रहा हूं स्पाइडर आईडी के अंदर। तो मुझे ये एरिया फंक्शन जो है ट्रायंगल के लिए एरिया फंक्शन मुझे दूसरा चाहिए, फॉर्मूला अलग है ट्रायंगल का, इसलिए ओवरराइट किया मैंने इसको। अब रन करता हूं मैं इसको। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 200 क्योंकि ये 10 इंटू 20 हुआ और हाफ इंटू 7 इंटू 9 का रिजल्ट ये आता है ना। ये हुआ ओवरराइडिंग। इसके अंदर मैंने फंक्शंस का इस्तेमाल किया है, कंस्ट्रक्टर्स का इस्तेमाल नहीं किया। अगर मुझे मेथड ओवरराइडिंग हो और ऐसे क्लासेस में जिसमें कंस्ट्रक्टर्स भी हो, कुछ नहीं, बहुत मामूली का फर्क है। ये देखिए, ये है एक रेक्ट क्लास जिसमें एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। एरिया तो फंक्शन है ही जिसको ओवरराइड करना है। ट्रायंगल क्लास है जिसमें अगेन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, और ये फंक्शन है अपना एरिया जिसको ओवरराइड करना है। अब यहां देखिए मेन फंक्शन में रेक्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाओ रेक्ट OBJ के नाम से। यहां 10 और 20 दो आर्ग्यूमेंट देखकर कंपाइलर समझ जाएगा कि इस रेक्ट क्लास का एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर होना जरूरी है और जिसके दो पैरामीटर्स होने चाहिए। अगर नहीं होगा तो एरर देगा कंपाइलर। कंपाइलर को ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर मिल जाएगा, वो यहां पे आ जाएगा कर्सर। ये 10 और 20 जाके X और Y को असाइन होंगे और वहां से ये val1 और val2 को वैल्यू असाइन हो जाएगी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये एरिया फंक्शन कॉल होगा। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बेस क्लास का फंक्शन है, बेस क्लास के ऑब्जेक्ट के जरिए जो कॉल होना है वो तो होगा ही होगा। लेकिन डिराइव क्लास के अंदर जब आप एरिया कॉल करोगे तो बेस क्लास का नहीं रन होगा, ओवरराइड हो चुका है इस फंक्शन से। बहुत सिंपल है, बहुत मामूली फर्क है इस प्रोग्राम में और उस प्रोग्राम में। सिर्फ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर अलग है प्रोग्राम को इजी करने के लिए। ट्रायंगल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ किस नाम से, TRG OBJ के नाम से। 7 और 9 वैल्यूज लेके जाओ। कंट्रोल पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। ये 7 और 9 इस X और Y पैरामीटर को असाइन हो जाएंगे। ये देखिए, सुपर क्लास के पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल करो और X और Y पैरामीटर्स की वैल्यू साथ ले जाओ। इस ट्रायंगल क्लास की सुपर क्लास कौन सी है, रेक्ट, जिसको इनहेरिट किया जा रहा है। बेस क्लास को सुपर क्लास कहते हैं, राइट। ये X और Y की वैल्यू इस X और Y पैरामीटर को असाइन हो जाएगी। यानी ये जो 7 और 9 है ये val1 और val2 को असाइन हो जाएंगी। ये val1 और val2 एट्रीब्यूट है किसका, TRG OBJ का। एरिया ऑफ ट्रायंगल कॉल करो, TRG OBJ एरिया फंक्शन में जाओ, कर्सर यहां आएगा, हाफ इंटू val1 इंटू val2, हाफ इंटू 7 इंटू 9, जो आंसर होगा डिस्प्ले हो जाएगा। यानी ये बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है जिसमें हम कंस्ट्रक्टर भी यूज कर रहे हैं ओवरराइडिंग के साथ। ज्यादा फर्क नहीं है, आंसर सेम ही आएगा। देखिए, अब थोड़ा सा अपन प्रैक्टिकल एग्जांपल कर रहे हैं। देखो, ये एक प्रोग्राम है जिसमें एक क्लास है एग्जीक्यूटिव, ठीक है, और उस एग्जीक्यूटिव क्लास के अंदर हम यूजर से कोड नेम और सैलरी मांगेंगे, ठीक है। एक फंक्शन है कैल अलाउंसेस, अलाउंसेस कैलकुलेट करने वाला एक फंक्शन है जो CCA, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस। क्या होता है कि सिटीज होते हैं ना, क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास A बहुत महंगा होता है, क्लास B थोड़ा सस्ता होता है, ऐसे माना जाता है। तो एग्जीक्यूटिव को हम मांग लेते हैं कि उसको CCA कुछ अलाउंस होता है, वो 20% मिलता है बेसिक सैलरी का। HRA हाउस रेंट अलाउंस, किराया भत्ता मिलता है 10% बेसिक सैलरी का, और एक ग्रॉस सैलरी है। और ये EMP इन्फो है जो इन सारे चीजों को जो कैलकुलेट की और जो यूजर से मांगी वो सब डिस्प्ले करता है। अब गौर से सुनना, ओवरराइडिंग का यहां क्या रोल है वो सुनिए। ऑफिसर क्लास है जो किसको इनहेरिट करिए, एग्जीक्यूटिव क्लास को। ऑफिसर क्लास को कोड नेम और बेसिक सैलरी सेम ही है, इसको ओवरराइड करने की जरूरत नहीं। हम तो ऑफिसर क्लास को ऑब्जेक्ट से ही इसको कॉल कर लेंगे, यानी सुपर क्लास के डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करके ये कोड नेम सैलरी ले लेंगे। अब बात सुनिएगा, क्या ऑफिसर का CCA भी सेम है, क्या ऑफिसर HRA भी सेम है? नहीं, अलग है। तो हम इस कैल अलाउंस जो फंक्शन है जो एग्जीक्यूटिव क्लास में है उसको रीडिफाइन करेंगे किसमें, ऑफिसर क्लास में। क्योंकि ऑफिसर को जो CCA मिलता है वो एग्जीक्यूटिव जैसा नहीं है, उसको थोड़ा ज्यादा मिलता है। हाउस रेंट अलाउंस जो ऑफिसर को मिलता है वो अलग है, वो ज्यादा है, ठीक है ना।
तो हमने ओवरराइड किया किसको? कैल अलाउंसेस को, ठीक है। अब ये जो ईएमपी इन्फो है इसको हम रीडिफाइन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम इसी बेस क्लास के ईएमपी इन्फो को कॉल करेंगे ये सब चीजें डिस्प्ले करने के लिए। क्या डिस्प्ले करने के लिए? कोड, नेम, सैलरी और जो सीसीए और एचआरए और ग्रॉस सैलरी जो कैलकुलेट होंगी। मैं फिर से बोलता हूं, मैं सिर्फ सिंपल ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे ये मान लेता हूं कि एग्जीक्यूटिव को 20% मिलती है सीसीए, एचआरए मिलता है 10% बेसिस सैलरी का, ठीक है, और एग्जीक्यूटिव को मिलता है सीसीए कितना? 25% बेसिस सैलरी का, और एचआरए कितना मिलता है? 15%। ये कुछ भी ऐसी फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए, आपको ये समझाने के लिए ओवरराइडिंग कैसे होती है। अब देखो स्क्रीन पे लिखा है एग्जीक्यूटिव की डिटेल्स डालो, ये स्क्रीन पे एक टेक्स्ट आएगा। हम एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं एक्जेक ओबीजे के नाम से, किस क्लास का? एग्जीक्यूटिव क्लास का, ठीक है। तो यहां पे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, तो कंपाइलर समझ जाएगा कि एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूटिव क्लास का होगा, उसको रन करो। अगर होगा तो रन करो, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। कंट्रोल यहां आएगा, यूजर से बोला जाएगा भाई कोड डालो, नेम डालो, बेसिस सैलरी डालो। देखो इस प्रोग्राम के जरिए हम ये भी आपको सिखा रहे हैं कि कैसे अपन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में यूजर से वैल्यू ले सकते हैं। आपने कोड, नेम और सैलरी ली, और वो कोड, नेम और सैलरी 3 एट्रीब्यूट्स को असाइन कर ली। ये तीनों एट्रीब्यूट जो हैं ये इंस्टेंस एट्रीब्यूट माने जाएंगे इस ऑब्जेक्ट के, एग्जेक ओबीजे के, ठीक है, एग्जीक्यूटिव क्लास का। अब आप कह रहे हो कि कैल अलाउंसेस फंक्शन कॉल करो। किस क्लास का कैल अलाउंसेस कॉल करना है? ऑब्वियसली एग्जीक्यूटिव क्लास का, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो एग्जीक्यूटिव क्लास का ही है। एग्जेक ओबीजे जो ऑब्जेक्ट है वो एग्जीक्यूटिव क्लास का ही है। तो कर्सर यहां आएगा कैल अलाउंसेस पे एग्जीक्यूटिव क्लास के, और ये 20% तो निकालेगा सीसीए, 10% निकालेगा एचआरए और ग्रॉस सैलरी जो तीनों का सम होगा। अब सुनिएगा, मेन स्क्रीन पे लिखा है कि भी डिटेल्स डालो ऑफिसर की, ठीक है जी। आप एक ऑब्जेक्ट बना रहे हो ऑफिसर ओबीजे के नाम से, किस क्लास का ऑब्जेक्ट है? ऑफिसर क्लास का। कितने आर्ग्यूमेंट्स हैं यहां पे? एक भी नहीं। तो ऑब्वियसली कंपाइलर एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ढूंढेगा, ठीक है। मैं मान के चलता हूं कि आपने मेरा वो लेक्चर देख रखा है जिसमें मैंने क्लासेस और डिफॉल्ट और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर समझाए थे। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो मैं लिंक दे रहा हूं प्लेलिस्ट का, सारे वीडियोस हैं उसमें, आप उस लेक्चर को देख लेना, आपको ये लेक्चर आसानी से समझ में आएगा। फिर ये हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है ऑफिसर क्लास का। कर्सर यहां आएगा, यहां बोला जा रहा है कि भैया आप ऐसा सुपर क्लास के डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में जाओ। तो कर्सर यहां से जंप करेगा इधर, अगेन कोड, नेम और सैलरी पूछी जाएगी यूजर से, और ये कोड, नेम और सैलरी असाइन होगी कोड, नेम एंड सैलरी एट्रीब्यूट्स को। ये जो कोड, नेम और सैलरी जो एट्रीब्यूट्स हैं किस इंस्टेंस के हैं, किस ऑब्जेक्ट के हैं? ऑब्वियसली ऑफिसर ओबीजे के हैं, ठीक है। उसके बाद कर्सर आएगा यहां पे, इस लाइन पे, यहां से कहा जा रहा है कैल अलाउंसेस कॉल करो। तो कर्सर आएगा इधर, क्योंकि कैल अलाउंसेस ओवरराइड कर रहा है बेस क्लास के कैल अलाउंसेस को, तो कभी ये रन होगा ही नहीं। कर्सर यहां आएगा, कैलकुलेट करेगा बेसिस सैलरी का 25% एज अ सीसीए, 15% कैलकुलेट करेगा एज अ एचआरए, और तीनों का सम करके ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट कर लेगा, ठीक है ना। और ये तीनों वैल्यूज कौन से ऑब्जेक्ट के हैं? ऑफिसर ओबीजे के। स्क्रीन पे लिखाएगा सैलरी इंफॉर्मेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव इज, और आपने ईएमपी इन्फो नाम का फंक्शन कॉल किया। कर्सर यहां आएगा, कोड, नेम, सैलरी, सीसीए, एचआरए और ग्रॉस सैलरी सब प्रिंट होगा। किस ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स प्रिंट होंगे? एग्जेक ओबीजे के, है ना। इसके बाद स्क्रीन पे मैसेज लिखाएगा सैलरी इंफॉर्मेशन ऑफ ऑफिसर इज, ये ईएमपी इन्फो फंक्शन कॉल होगा। अब ईएमपी इन्फो फंक्शन यहां तो है नहीं ऑफिसर क्लास में, तो ऑब्वियसली बेस क्लास में ढूंढेगा वो, और ये कोड, नेम, सैलरी, सीसीए, एचआरए और ग्रॉस सैलरी डिस्प्ले करेगा। ये किसके एट्रीब्यूट्स की वैल्यू डिस्प्ले करेगा? ऑफिसर ओबीजे के, है ना, जो आपने इधर कैलकुलेट किए थे। अब इसको एक बार रन करके देखते हैं। पहले ही स्क्रीन पे लिखा गया कि आप डिटेल्स डालो किसके? एग्जीक्यूटिव के, ठीक है। तो कोड मांग रहा है, मैंने डाला 101, नेम मांग रहा है, मैंने कहा बिंटू, सैलरी वैसे समझने के लिहाज से 1000 डाल देता हूं। अब ये कह रहा है कि ऑफिशियल डिटेल डालो, एम्प्लॉय कोड डालो, मैंने कहा 102, नाम मैंने डाला मान लो चिराग, सैलरी कितनी है मान लो 1000 ही डाल लो, जो कंपेरिजन हो जाए, है ना। ये आउटपुट देखो, सैलरी इंफॉर्मेशन एग्जीक्यूटिव इज 101, बिंटू और 1000, ये तो अपने डाली था। अब ये देखना एग्जीक्यूटिव का जो सीसी है 20% है यानी 200 रुपए, एचआर कितना है 10% यानी 100 रुपए, टोटल कितना है 1300। ये 1300 सैलरी आ गई ग्रॉस सैलरी, किसकी? बिंटू नाम के एग्जीक्यूटिव की। और ये ऑफिसर का देखिए, ये आपका ओवरराइड कर रहा है। इसमें देखो कोड, नेम, सैलरी तो आ गया जो हमने डाला था। अब इसमें देखो सीसी कितना है 25%, 250 रुपए देख रहे हैं आप। एचआर 15%, 150 रुपए देख रहे हैं आप। और ये 1400 आ गया इसका ग्रॉस सैलरी, ठीक है ना। मैं आपको इसी पे एक होमवर्क दे रहा हूं, सिंगल इनहेरिटेंस के जरिए। ये आपने एग्जीक्यूटिव क्लास बना दी, ठीक है।
ऑफिसर क्लास बना दी, आपको एक मैनेजर क्लास और बनानी है, वो भी किसको इनहेरिट करेगी? एग्जीक्यूटिव क्लास को। और उसमें मुझे ये रीडिफाइन करना है, कौन सा? ये कैल अलाउंसेस, कुछ भी वैल्यू डाल लो। ये आपका 2515 है, इसको कर देना 30% और 20%। 30% तो सीसीए और 20% एचआरए। कौन सी क्लास होगी? मैनेजर। देखो ये 3 क्लासेस हैं, लेकिन इसका मतलब मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं हो गया, है तो सिंगल इनहेरिटेंस ही, क्योंकि आप इसी एग्जीक्यूटिव क्लास को इनहेरिट कर रहे हो। किस क्लास में? मैनेजर क्लास में। आपने एक और क्लास बनानी है, मैनेजर क्लास, और बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो ये एक होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको, और एक होमवर्क दे रहा हूं। देखो मैं चाहता हूं आप एक साइंस क्लास बनाएं, जिसके कंस्ट्रक्टर में आप रोल नंबर और नेम यूजर से पूछें। एक आप स्टूडेंट डेटा नाम का फंक्शन बनाएं, जिसमें आप फिजिक्स और मार्क्स पूछे यूजर से, और एक स्टूडेंट इन्फो करके एक फंक्शन बनाएं जो रोल नंबर, नेम और फिजिक्स और मैथ्स ये डिस्प्ले करे। ठीक है, ये कौन सी क्लास है? साइंस क्लास। अब आप आर्ट्स क्लास बनाओ जो साइंस क्लास को इनहेरिट करे। ठीक है, ये रोल नंबर नेम तो कॉमन ही है, इसको ओवरराइट नहीं करेंगे, लेकिन जो स्टूडेंट डेटा है ना, इसको ओवरराइट करेंगे, क्योंकि आर्ट्स में मार्क्स जो होते हैं वो फिजिक्स और मैथ्स नहीं होते, ये होते हैं हिस्ट्री और पॉल साइंस। ठीक है, और स्टूडेंट इन्फो नाम का एक आपको ओवरराइट करना है फंक्शन। इसमें स्टूडेंट इन्फो तो क्या डिस्प्ले कर रहा है? रोल नंबर, नेम, फिजिक्स और मैथ्स। इसका स्टूडेंट इन्फो जो फंक्शन है किसका? आर्ट्स क्लास का, वो डिस्प्ले क्या करेगा? रोल नंबर, नेम, हिस्ट्री और पॉल साइंस के मार्क्स। ठीक है, बहुत सिंपल है ये, आप खुद कर लेते हैं तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। आप ये होमवर्क करके मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि आपसे हुआ कि नहीं हुआ। अगर आपको लेक्चर समझ में आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स लिखिए और लेक्चर को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।